हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेश जैन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कमरा है और कमरे में एक खिड़की, उस खिड़की से वायु एयर अंदर आ रही है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि उस कमरे के अंदर उस एयर का कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, कितना अमाउंट उसके अंदर आया। तो ये अमाउंट ऑफ एयर किस पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले हमें इस चीज़ पर सोचना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ एयर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले उस खिड़की के एरिया पर, उसके क्षेत्रफल पर, कि वो खिड़की कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी खिड़की होगी उतनी ज़्यादा एयर अंदर आएगी, जितनी छोटी खिड़की होगी उतनी कम एयर अंदर आएगी। इसका मतलब सबसे पहली चीज जो अमाउंट ऑफ एयर को रिप्रेजेंट करेगी वो क्या है, उस विंडो का एरिया। सेकंड थिंग किस पर डिपेंड करेगा, एयर की इंटेंसिटी पर, एयर की स्पीड पर, कि हवा कितनी स्पीड से अंदर आ रही है। तो दो चीजों पर यहाँ पर वो अमाउंट ऑफ एयर डिपेंड करती है। सबसे पहले एरिया ऑफ विंडो और सेकंड थिंग इंटेंसिटी ऑफ एयर या स्पीड ऑफ एयर। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने एक पानी का पाइप लिया और उस पाइप के नीचे हमने एक बाल्टी रख रखी है, बकेट रख रखी है। उस बाल्टी में इकट्ठा होने वाला पानी किस पर डिपेंड करेगा, किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले उस पाइप के क्षेत्रफल पर, ठीक है, और दूसरा आने वाले पानी के वेग पर, कि पानी कितने वेग से आ रहा है। तो इन दोनों चीजों पर उस बकेट में जो डिपॉजिट हो रहा है पानी, उसकी मात्रा डिपेंड करेगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स एक मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स एक अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसे विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं तो उसको हम कैसे समझते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं सिंपल सा। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी है रिवर, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है और इस पानी के बीच में यानी उस नदी के बॉटम पे, उसके तल पर हमने एक फ्रेम लिया, खोखला फ्रेम है, अंदर से आर पार है, खाली है, खोखला जैसे फोटो फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम में तो फोटो ग्लास सब गायब कर दिया, ओनली फ्रेम रहने दिया। और उस फ्रेम को इस जगह पर, जैसे रिवर है, ये रिवर है, इस जगह पर इस तरह से रख दिया फ्रेम, ठीक है, अंदर से खोखला है। तो अब इस फ्रेम से पर सेकंड कितना पानी बाहर निकल रहा है, प्रति सेकंड निकलने वाले पानी की मात्रा, वो इसका फ्लक्स कहलाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। ये नदी के अंदर ये एक फ्रेम हमने रखा, तो फ्रेम से प्रति सेकंड कितना पानी बाहर निकला, ये इसका फ्लक्स कहलाएगा। अब इसी को रिलेट कर देते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, विद्युत फ्लक्स से। यहां मैंने ली है नदी, यहाँ नदी की जगह मैं लेता हूँ विद्युत क्षेत्र। कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों को, बहुत ध्यान समझिएगा कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया नदी, रिवर की जगह मैंने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर हमने इस रिवर के अंदर क्या रखा, एक स्मॉल एरिया, तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कंसिडर कर लिया, क्या मान लिया, एक अल्प क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ इस स्मॉल एरिया से कौन क्रॉस हो रहा है, पानी। तो यहाँ एकांक क्षेत्रफल से इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है, विद्युत क्षेत्र किससे बनता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। तो यहाँ एकांक क्षेत्रफल से कौन क्रॉस हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि इस फ्रेम से प्रति सेकंड गुजरने वाले पानी की मात्रा, वो इसका फ्लक्स कहलाएगा। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक क्षेत्रफल या किसी एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। दोनों चीजों में कंपेयर कर लो सीधा सीधा। यहां तो पानी क्रॉस हो रहा है और यहां पर बल रेखाएं क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन हम क्या देते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी पृष्ठ है तो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, उसका विद्युत फ्लक्स फाई कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम फाई को परिभाषित कर रहे हैं तो फाई एक भौतिक राशि होगी, और अगर भौतिक राशि हो गई तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है।
एक राशि होती है अदिश, एक राशि होती है सदिश। तो जो भौतिक यहाँ पर फ्लक्स की जो हम बात करते हैं, तो फ्लक्स एक अदिश राशि है, यानी ये सिर्फ परिमाण को बताती है, इसके द्वारा दिशा नहीं दिखाई जाती। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये फ्लक्स निर्भर किस किस चीज पर करता है, फ्लक्स डिपेंड किस किस चीज पर करता है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इस डायग्राम को हम देखते हैं। यहाँ पर हमने एक एरिया ले रखा है ए, यानी एक पृष्ठ क्षेत्रफल हमने ले रखा है ए, और इस पृष्ठ क्षेत्रफल से बल रेखाएं गुजर रही है। अब यूं समझिए कि जब हमने विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म पढ़े थे, तो विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म में मैंने आपको बताया था कि जहां पर बल रेखाएं नजदीक होती हैं, पास पास होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, और जहां दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम होती है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम है, यानी बल रेखाएं पास पास हैं, तो इस क्षेत्रफल से ज्यादा गुजरेगी, और अगर बल रेखाएं दूर दूर हैं तो इस क्षेत्रफल से कम गुजरेगी। इसका मतलब अगर ज्यादा गुजरती हैं तो फ्लक्स ज्यादा होगा, और कम गुजरेगी तो फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। एक चीज में और आपको डिफाइन कर देता हूं, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर। नंबर किस चीज का, नंबर विद्युत बल रेखाओं का। फ्लक्स मींस नंबर, नंबर बल रेखाओं का, और इसीलिए फ्लक्स एक अदिश राशि। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कह दिया फाई प्रोपोर्शनल टू ई हो गया। अब इसके बाद में हम आते हैं एरिया, कि एरिया पर ये किस तरह से डिपेंड करती है। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, विद्युत बल रेखाएं, इसके अंदर दो अलग अलग आकार के क्षेत्रफल रखे, एक A1 और एक A2। A1 एक स्मॉल एरिया है, A2 एक बिग एरिया है। A1 स्मॉल एरिया को जब आप देखोगे तो इसमें से कम बल रेखाएं गुजर रही है, और A2 जो एक बिग एरिया है इससे ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही है। इसका मतलब वही वापस कि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, क्षेत्रफल के। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना बड़ा फ्लक्स होगा, और जितना छोटा क्षेत्रफल होगा उतना छोटा या उतना कम फ्लक्स होगा। गॉट इट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, तो दो चीजें तो हमें समझ में आ गई कि फ्लक्स एक तो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फ्लक्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी चीज जो हमें समझनी है यहाँ पर, कि अगर कोई हम विद्युत क्षेत्र लेते हैं और उस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई सरफेस रख दी, कोई सतह रख दी, ठीक है, उस सतह का हमने एक एकांक क्षेत्रफल कंसीडर किया dA, तो उस E और dA के बीच में बनने वाला कोण कितना है उस पर भी फ्लक्स डिपेंड करेगा। क्या समझा रहा हूं मैं आपको, कि उस E और dA के बीच में बनने वाला कोण कितना है, फ्लक्स उस पर भी डिपेंड करेगा। कैसे, इसको हम दोबारा देखते हैं। देखो डायग्राम और बनाता हूं यहाँ पे, उससे और समझते हैं इसको। देखिए यहां पे यह आपका विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने कोई सतह ले ली, कोई पृष्ठ ले ली। ठीक है, हमारी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन थी एकांक पृष्ठ के लंबवत। एकांक पृष्ठ का मतलब अल्प क्षेत्रफल कंसीडर करना है, अल्प सतह लेनी है, तो इसके अंदर मैंने एक अल्प सतह कंसीडर कर ली। ठीक है, अब यहां पर E क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि। तो यहां पर मुझे जो यहां इसका एरिया, जो यहां पर आपको स्मॉल एलिमेंट दे रखा है, इसका भी आपको क्षेत्रफल सदिश निकालना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे क्षेत्रफल सदिश राशि कैसे होती है, क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल सदिश राशि कैसी होती है। तो मैं आपको दो डेफिनेशंस बताता हूं। ऐसी राशियां जिनके अभिविन्यास को बदलने पर उनसे संबद्ध राशियों में परिवर्तन आ जाता है, वो राशियां सदिश हो सकती हैं। ऐसी राशियां जिनके अभिविन्यास को बदलने पर उनसे संबद्ध राशियों के मान में परिवर्तन आ जाता है, वो राशियां सदिश राशियां हो सकती हैं। कैसे, देखिए जैसे मैं उसी एग्जांपल पे आता हूं अभी, और नदी वाले एग्जांपल पर ही। यहां पर ये नदी बह रही है, मैंने तीन अलग अलग स्थितियों में उस फ्रेम को रखा। पहले फ्रेम को रखा मैंने एकदम इसके परपेंडिकुलर, फिर फ्रेम को रखा मैंने किसी एक कोण पर, और एक बार फ्रेम को रख दिया मैंने एकदम आड़। ठीक है, यूं समझें आप कि ये नदी यूं बह रही है। ठीक है, एक बार मैंने फ्रेम को रखा ऐसे, एक बार मैंने फ्रेम को रखा ऐसे, और एक बार मैंने फ्रेम को रखा ऐसे।
ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जल की मात्रा किस स्थिति में सबसे ज्यादा निकलेगी, तो जब फ्रेम लंबवत रखा रहेगा तो उसके उस स्थिति में जो जल की मात्रा है वो सर्वाधिक निकलेगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये किसी कोण पर झुका हुआ है तब भी जल तो निकलेगा लेकिन पहले से कम, और अगर यूं आड़ा पड़ा हुआ है तो फिर उस कंडीशन में तो जल इससे टकरा कर निकल जाएगा, इसके बीच में से थोड़ी गुजरेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपने जो पृष्ठ लिया है उस पृष्ठ के अभिविन्यास, उसकी स्थिति को बदलने से फाई का मान चेंज हो रहा है, इसलिए इसके क्षेत्रफल को हम सदिश राशि कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी चीज, 11th के अंदर हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल के अंदर हम ट्रायंगल इस तरह से बनाते थे, कार्टेशियन फ्रेम बनाते थे, एक्स वाई और जेड। अब जैसे हम ये कहते हैं यहां पर कि ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है, आई कैप जे कैप, तो इन दोनों का गुणा आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल। तो एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों का सदिश जो मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमें क्षेत्रफल सदिश के रूप में मिलेगा। ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है। तो दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर आपने क्षेत्रफल, यदि आपने किसी दिए गए पृष्ठ का अभिविन्यास बदला और अगर उससे संबद्ध राशि के मान में परिवर्तन हो रहा है तो वो सदिश हो सकती है। और दूसरा, लंबाई और चौड़ाई अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कंसिडर करते हैं तो तीसरी जो दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहलाएगी। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पर कि भाई जो क्षेत्रफल सदिश हम ले रहे हैं, एरिया वेक्टर हम ले रहे हैं, उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे ये पृष्ठ है तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा, अगर ये पृष्ठ यूं है तो एरिया वेक्टर यूं होगा परपेंडिकुलर, अगर ये पृष्ठ यूं है तो एरिया वेक्टर यूं होगा, अगर ये पृष्ठ यूं है तो एरिया वेक्टर यूं होगा, अगर ये पृष्ठ यूं है तो एरिया वेक्टर यूं होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होगी। तो यहां पर जब हम तीसरी कंडीशन को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि दो कंडीशन में तो बता दिया मैंने आपको कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन फ्लक्स तीसरी चीज पर भी डिपेंड करता है और वो तीसरी चीज है विद्युत क्षेत्र सदिश और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर है ये इसका पृष्ठ हमने लिया, हल की क्षेत्रफल है dA, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस क्षेत्र के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, ये परपेंडिकुलर होगा, दिस इज dA वेक्टर, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा आपका थीटा, यही हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर जब मैं इसे कंपोनेंट में डिवाइड करता हूं dA को, तो ये आपका हो गया dA sin थीटा और ये आपका हो गया dA cos थीटा, ठीक। तो जो विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, देखिए दो राशियों का गुणन होता है विद्युत फ्लक्स, किस किस का, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का। तो यहां पर जब हम फाई को कंसीडर करेंगे तो फाई क्या हो जाएगा आपका EdA cos थीटा। cos थीटा आते कौन सा गुणन दिखाएगा, ये अदिश गुणन। cos थीटा कौन सा गुणन है, अदिश गुणन, क्योंकि जब भी हम अदिश गुणन 11th में हमने पढ़ा था A डॉट B इक्वल्स टू AB cos थीटा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, phi इक्वल्स टू E डॉट DA। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स आ गया, यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। तो मेरे हिसाब से विद्युत फ्लक्स आपको यहां समझ में आया होगा कि विद्युत फ्लक्स कुल मिलाकर वो नंबर है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो किसी पृष्ठ के लंबवत एकांक क्षेत्र से गुजरती है, उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके। तो अब यहां पर हम कुछ अलग अलग कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि जैसे हमने फाई को लिखा EdA cos थीटा, देन cos थीटा को हमने E डॉट DA से रिप्रेजेंट कर दिया। अब E डॉट DA से रिप्रेजेंट करने के बाद में अगर हम यहाँ कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं तो समझिएगा, देखिए ये आपका विद्युत क्षेत्र, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। और ये आपका पृष्ठ,
ये तो है विद्युत क्षेत्र और ये है आपका पृष्ठ, एकांक क्षेत्र मान लो तो सीधा सा एकांक क्षेत्र। अब यहां पर जो एंगल की हम बात करते हैं, फाई निकालने के लिए मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। किस किस के बीच का एंगल चाहिए? DA और E के बीच का। हमेशा क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के क्या रहता है? लंबवत। तो अब यूं समझिए आप कि जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये विद्युत क्षेत्र है और ये मेरा पृष्ठ है, पृष्ठ, ये मेरा पृष्ठ है। तो अगर ये विद्युत क्षेत्र है और ये पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत होगा। तो ये क्षेत्रफल सदिश और ये विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। समझ रहे हैं? ये विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, इसमें रख दिया मैंने ये पृष्ठ। अब क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत, ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर होते ही एंगल कितना हो गया? 0। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि यदि, जैसे ये इसका एरिया वेक्टर हो गया DA, तो हम लिखते हैं कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं। और ये जब हमने कह दिया तो उस कंडीशन में थीटा क्या हो गया? 0। थीटा 0 होते क्या हुआ? cos थीटा इक्वल्स हो गया 1। तो फाई की वैल्यू क्या है अपनी? EDA, दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और इसमें इस तरह से ये एक पृष्ठ रखा हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र है और पृष्ठ इसके समानांतर रखा हुआ है। समझिए, ये विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ इसके समानांतर। पहले वाले केस में ये विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ इसके लंबवत। दूसरे वाले केस में ये विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ इसके समांतर। अगर पृष्ठ समांतर है तो विद्युत क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत, यही होगी। विद्युत क्षेत्र पृष्ठ, ये पृष्ठ के लंबवत। तो यहां पर ये आपका क्या हो गया? DA वेक्टर और ये हो गया आपका E। तो थीटा कितना हो गया? 90। थीटा 90 होते cos थीटा क्या हो गया? 0। cos थीटा 0 होते फाई क्या हो गया? 0 मिनिमम। यानी यूं कह सकते हैं हम कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो फ्लक्स समांतर हो तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। तो इस कंडीशन में आपका फ्लक्स क्या आ जाएगा? मिनिमम। इस कंडीशन में फ्लक्स आपका हो जाएगा मिनिमम। तो दो कंडीशन हो गई। बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पृष्ठ कैसे रखी हुई है। अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो क्षेत्रफल सदिश परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री थीटा। और अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो फिर थीटा 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो विद्युत क्षेत्र के समानांतर होगा। आ रही है बात समझ में? तो थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 90 वाले केस के अंदर यहाँ पर फ्लक्स मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये तो उन चीजों के लिए हुआ जहां पर पृष्ठ समरूप था, जहां विद्युत क्षेत्र समरूप था, सॉरी पृष्ठ नहीं, जहां विद्युत क्षेत्र क्या था? समरूप था। अगर असमरूप विद्युत क्षेत्र हो तो फिर उस कंडीशन में फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा? यानी जगह जगह पर असमरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? हर जगह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो फिर उस जगह पर हम विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो वो हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि अगर यहाँ हम कहते हैं कि कोई भी पृष्ठ हमें दे रखा है, जैसे सपोज इस तरह से कोई भी पृष्ठ हमें दिया हुआ है
इस पृष्ठ को सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर देते हैं, क्योंकि कभी भी किसी असमरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ का जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर देते हैं। किसी भी एक छोटे अल्पांश, जैसे छोटा अल्पांश है, तो इस छोटे अल्पांश के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो सपोज विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने मानी इस डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गई सरफेस के, और यहाँ ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, कोई भी एक घटक ले लिया मैंने यहाँ पर EI, और ये हो गया आपका डेल्टा AI। डेल्टा AI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल क्षेत्रफल को, अल्प क्षेत्रफल को, और EI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत क्षेत्रफल को। एक एलिमेंट ले लिया, मतलब कुल मिलाकर इस पूरे भाग को मैंने अनंत छोटे अल्प, बहुत सारे छोटे छोटे अल्प भागों में विभक्त कर दिया, और एक अल्प भाग ले लिया जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र EI कंसीडर कर लिया, I एलिमेंट का, और क्षेत्रफल सदिश हो गया आपका डेल्टा AI, क्योंकि असमरूप क्षेत्र है। तो जब हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो इन छोटे छोटे भागों का सबका अलग 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 EI डेल्टा AI EI डेल्टा AI निकाल लो और उसको जोड़ दो। तो यानी कुल मिलाकर जब हम फ्लक्स को कंसीडर करेंगे तो फ्लक्स को हम कैसे लिखेंगे, phi EI इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स 1 to कहां तक जाएगा, ये n तक, और EI डॉट डेल्टा AI। इस तरह से हम इस फ्लक्स को लिख सकते हैं। समेशन का चिन्ह लगा दिया, क्या हो गया कि ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और समेशन को अगर हम हटाते हैं तो समेशन को हटाने पर हम इंटीग्रेशन साइन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन यूज में लेंगे तो जैसे हम यहां से समेशन को हटाएंगे तो कुल संबद्ध फ्लक्स phi E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA या डेल्टा A, dA या डेल्टा A। अब कई बार क्या होता है, जैसे हम फ्लक्स कहते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स किसी एक बंद पृष्ठ से संबद्ध होता है। तो बंद पृष्ठ से जब ये संबद्ध होगा तो यहाँ पर हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन भी लगाते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो विद्युत फ्लक्स निकाला गया है, ये विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ के लिए निकाला गया है, ठीक है, क्योंकि बंद पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, तो ये विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के लिए निकाला गया है, ठीक। तो अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो, क्योंकि असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा तो उसमें हमेशा समाकलन काम में आएगा, और समरूप विद्युत क्षेत्र है तो डायरेक्टली अपने डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। सेकंड, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक अगर देखें तो E विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम, और dA एरिया है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। या फिर दूसरा मात्रक क्या होगा, E विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो दूसरा मात्रक क्या होगा, वोल्ट इनटू मीटर। अब यह विमा की अगर हम बात करते हैं तो विमा क्या होगी, देखो बल की विमा m1 l1 t-2 अपॉन कूलम, चार्ज की विमा a1 t1, क्योंकि q इक्वल्स it होता है, इनटू मीटर स्क्वायर यानी l2, तो ये हो गया तुम्हारा m1 l3, ये ऊपर जाएगा t-3 a-1, तो ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, विद्युत फ्लक्स का, m1 l3 t-3 a-1। अब यहां पर हम ये कहते हैं, तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये कहता है कि जैसे सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज की जब हम बात करते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज प्लस, ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने किसी सरफेस से इनक्लोज्ड कर दिया, ये सरफेस से मैंने इसको इनक्लोज्ड कर दिया, तो इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बल रेखाएं किधर की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर, ठीक है। यानी अगर विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती हैं तो जो फाई होता है, फ्लक्स होता है, वो होता है धनात्मक। बाहर की ओर निकलने पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हमेशा धनात्मक, ठीक है। और अगर यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है और इसको मैंने किसी पृष्ठ से परिबद्ध कर दिया तो जो बल रेखाएं होंगी वो किधर की ओर आएंगी, अंदर की ओर, तो फिर जो पृष्ठ होगा, जो आपका फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ये कोई सतह हमने ले ली, ये कोई पृष्ठ या क्षेत्रफल हमने ले लिया और इस पृष्ठ क्षेत्रफल से बल रेखाएं बाहर जा रही हैं,
तो मुझे तो क्या देखना है, पृष्ठ से संबद्ध बल रेखाएं। तो इस जगह पर हम ये कहते हैं कि जितनी बल रेखाएं अंदर एंटर हुई थी, ये फाई इन और ये फाई आउट, तो जब नेट फ्लक्स में निकालूंगा, नेट फ्लक्स, तो यहाँ फाई आउट इक्वल्स टू क्या है, फाई इन, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0। नेट फ्लक्स क्या हो गया आपका, 0। इसका मतलब ये शो करता है, शून्य ये शो करता है कि जितनी क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, उतनी ही क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल गई हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र, वही वाला टॉपिक, वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था अभी आपको, कि जो आपका क्षेत्रफल सदिश है, ये जो आपका क्षेत्रफल है, सदिश नहीं सॉरी, ये आपका जो क्षेत्रफल है, ये विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। ये आपका क्षेत्रफल है, ये विद्युत बल रेखाओं के समांतर है, क्योंकि जब ये क्षेत्रफल विद्युत बल रेखाओं के समांतर होगा तो क्षेत्रफल सदिश इस विद्युत के लंबवत हो जाएगा, और लंबवत होते थीटा कितना हो गया, 90, और 90 होते फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हम दो कंडीशन में फ्लक्स को 0 मान सकते हैं कि जितनी बल रेखाएं अंदर प्रवेश की, अगर उतनी बाहर निकल गई तो टोटल फ्लक्स 0 है, और अगर क्षेत्रफल उस विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, विद्युत बल रेखाओं के समानांतर है, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर कंसीडर करते हैं हम लोग, कि जैसे कोई अल्प क्षेत्रफल है, जैसे यहीं पर हम बात करते हैं कि अगर जैसे ये हमने ये क्षेत्रफल कंसीडर किया सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक, और ये आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, मतलब सॉरी, ये तो आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, और ये आपके फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन। तो अगर इस कंडीशन में हम बात करते हैं तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 90 मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बल रेखा अंदर की ओर जा रही हैं और एरिया वेक्टर न्यू है, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 90 आएगी। और अगर यहाँ पर हम ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, विद्युत बल रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश दोनों ही एक बाहर की ओर हैं, दोनों की दिशा अगर समान कह दें, या यूं कह सकते हैं कि दोनों बाहर की ओर आ रहे हैं, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो लेस देन 90 आएगी। तो इसका मतलब इस कंडीशन में तो फ्लक्स आएगा आपका पॉजिटिव, और इस कंडीशन में जो फ्लक्स आएगा आपका नेगेटिव, यानी 90 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 0, तो फाई पॉजिटिव, और 180 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90, तो फाई नेगेटिव। तो दो कंडीशंस यहाँ पर होती हैं कि अगर फ्लक्स अंदर इनवर्ड हो रहा है तो उस कंडीशन में नेगेटिव होगा, आउटवर्ड हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर सिंपली फाई 90 हो गया तो फिर आपके थीटा 90 हो गया तो फिर आपका फाई ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो ये अलग अलग कंडीशंस में हमने विद्युत फ्लक्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ओके, थैंक यू।